रीडेवलपमेंट में बाधा डालने वाले सदस्य को जबरन बेदखल किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में दी मंजूरी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस एवं महासेवा न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज चर्चा करेंगे। अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में रीडेवलपमेंट के लिए अपने फ्लैट खाली करने से इनकार करने वाले सदस्य को जबरन बेदखल करना जल्द ही संभव होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में रीडेवलपमेंट में रुकावटें डालने वाले सदस्यों को जबरन बेदखल करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया है। हमारे दर्शकों को बता दें कि MAOA माओवा यानी कि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के तहत रजिस्टर्ड प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए यह लागू होगा और MCSA यानी कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के लिए लागू नहीं होगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे माओवा और MCSA में बेसिक डिफरेंस क्या है और सरकार के इस बोल्ड डिसीजन पर दिग्गजों का क्या कहना है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु मौजूद है। गोपाल शेट्टी जी, सरकार के इस निर्णय पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने नियम किया, कायदा किया, सरकार का मैं स्वागत करता हूँ। कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट दिए, कोर्ट का भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब सरकार ने कायदा बना दिया, कोर्ट ने भी रूलिंग दे दिया है, तो वो सोसाइटी के लोग अगर कोई एक दो आदमी नहीं खाली करता हुआ तो अपना भी एक कायदा बनाकर सारे लोगों ने मिलकर उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। पुलिस का मदद लेकर निकालने की आवश्यकता है। कितना कोर्ट में कितने दिन जाओगे? अब बात करते हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु से। रमेश प्रभु जी, सरकार के इस बोल्ड डिसीजन पर आपका क्या रिएक्शन है? एक लीगल प्रोसीजर जो नहीं था वो अभी कानून में लाने का प्रयास किया है। मैं इसको स्वागत करता हूँ, ये बहुत अच्छा जरूरी है। और ऐसे ही प्रावधान मैं ये भी बोलूँगा कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी आना चाहिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट में ये बताया गया कि एवरी मेंबर शैल कोऑपरेट फॉर रीडेवलपमेंट इफ द जनरल बॉडी हैज डिसाइडेड। एक बार जनरल बॉडी ने डिसाइड किया तो उसको कोऑपरेट करना है। यदि नहीं कोऑपरेट करते हमको आज हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं ये समझाता हूँ कि ऐसे ही प्रावधान आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो प्रावधान है वो भी आप जो है हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी लाइए, जिसका माध्यम से क्या होगा कि जो कोर्ट कचहरी में जाने का जो प्रकरण है वो रुकेगा। माओवा और MCSA में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, हमें समझना चाहिए कि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 ये दो अलग अलग कायदा है जिसके माध्यम से एक हाउसिंग सोसाइटी का या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का मैनेजमेंट हो सकता है। तो जब फ्लैट बिकता है वो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 से बिकता है, जिसमें सेक्शन 10 में ये बताया जाता है कि आप कौन सा एक कॉम्प्लेक्स लीगल एंटिटी बनाएंगे। यदि आप कॉमन एरिया के लिए मेंटेन करने के लिए महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हो या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1963 के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हो या एक कंपनी बना सकते हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो तीनों विकल्प अपने पास या प्रावधान है। तो जो अपार्टमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है उसमें ये है कि हर सदनिका धारक, जिसको हम बोलते हैं एक हर फ्लैट ओनर अनडिवाइडेड शेयर का ओनर है। मतलब जमीन का जो मालकी अधिकार है, कॉमन एरिया का जो मालकी अधिकार है वो हर मेंबर होता है। हालांकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या आपका कंपनी होती है, उसमें कंपनी के नाम से लैंड होती है, बिल्डिंग कंपनी के नाम से होती है, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगा उसमें भी जमीन सोसाइटी के नाम से होती है और जमीन भी सोसाइटी के नाम से होती है। बिल्डिंग और जमीन दोनों सोसाइटी के नाम से होते हैं। वेरएज अंडर द अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट हर जो मालक है, जो फ्लैट का मालक है, अपार्टमेंट का मालक है, वो उसका अनडिवाइडेड शेयर ओनर होता है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से हमें समझना जरूरी है। मान लीजिए एक सोसाइटी 10,000 स्क्वायर फुट का है, हर एक फ्लैट का एरिया जो है 1000 फुट है, तो हर आदमी का हिस्सा कितना हो गया? 10,000 का 10 मेंबर है, मतलब हर आदमी का 1000 फुट का घर है, तो उनको 10% ऑफ द बिल्डिंग मिलेगा, 10% ऑफ द लैंड भी मिलेगा। वो 10 आदमी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आएगा। फ्लैट नंबर 1 का 10%, फ्लैट नंबर 2 का 10%, फ्लैट नंबर 3 का 10%, ऐसे 10 फ्लैट का नाम जो है प्रॉपर्टी कार्ड में या 7/12 में 10 का 10 नाम आएगा और उनका हिस्सा लिखा जाएगा। मान लीजिए उसमें और एक 10 फ्लैट है जो 500 फुट का है, 500 फुट का मान लीजिए 10 फ्लैट है और 1000 फुट का 5 फ्लैट है, तो टोटल कितना हो गया? ऐसा देखने गया तो 10,000 फुट का ही बांधकाम हुआ है। लेकिन जिसका 500 फुट है उसको मतलब 5% हिस्सा मिलेगा फ्लैट का, मतलब बिल्डिंग का, और 5 का हिस्सा जमीन का मिलेगा। उधर 15 लोगों का नाम जो है प्रॉपर्टी कार्ड में आता है। सरकार का यह अमेंडमेंट क्या है
और जो मेंबर्स रीडेवलपमेंट में सहकार्य नहीं देंगे उन पर कार्रवाई कौन करेगा? अपार्टमेंट एक्ट में को ओनर होने की वजह से कायदे में ये तरतूद था कि यदि रीडेवलपमेंट करना है कि आपको 100% लोगों को, बिकॉज दे आर द को ओनर, हर आदमी का 100% लोगों का कंसेंट लगेगा। 100% कंसेंट लोग यदि एक डेवलपर को अपॉइंट करते हैं या रीडेवलपमेंट जाते हैं, सबका सब सिग्नेचर लगेगा। आपको पता है कि सबका 100% कंसेंट एक लोकशाही में मिलना बहुत मुश्किल है। हर आदमी को लगता है कि मेरा सिग्नेचर चाहिए, इसका मतलब मुझे ज़्यादा चाहिए। ये निकालने के लिए जुलाई 2018 में महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 में बदल किया गया। सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया। उस सेक्शन 6A में ये बताया गया, यदि कोई भी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 यदि रीडेवलपमेंट में जाता है, जो हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है, उसके अंतर वो डिक्लेरेशन करके वो रजिस्टर हुआ है, वो रीडेवलपमेंट कर सकता है। उधर उन्होंने ये प्रावधान किया, मोर देन 51% अपार्टमेंट ओनर्स एग्री फॉर द रीडेवलपमेंट, तो फिर वो रीडेवलपमेंट कर सकेंगे। कायदा में तरतूद तो किया, प्रावधान तो किया कि मोर देन 51% आके रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये भी प्रावधान उसमें करना जरूरी था, यदि कोई जो डिसेंडिंग मेंबर है तो उनका कार्रवाई कैसा किया जाएगा? क्योंकि डिसेंडिंग 49 मेंबर मान लीजिए 10% लोग भी है, 10 में से 2 आदमी ऐसा है जो कंसेंट ही नहीं देता है। हालांकि आपने जनरल बॉडी में पास किया, कायदा भी बोलते हैं मोर देन 51% तो रीडेवलपमेंट जा सकते, लेकिन उनका नाम तो प्रॉपर्टी कार्ड में है ना सर, प्रॉपर्टी कार्ड में है, 7/12 में उनका है, जमीन मालक तो हुई है, तो क्या उनका छोड़ के आप करोगे रीडेवलपमेंट? इसका स्पष्टीकरण नहीं था। तो अभी जैसा जैसा ये प्रावधान इम्प्लीमेंटेशन होता है, जुलाई 2018 में जो ये कायदा बन गया, ये रीडेवलपमेंट अभी अपार्टमेंट एक्ट जाने लग गए, उनको पता चला कि ये लेकुना है कायदा में। लेकुना क्या है? जो डिसेंडिंग मेंबर है उनके ऊपर कार्रवाई कैसा किया जाएगा। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये निर्णय लिया, यदि जो डिसेंडिंग मेंबर है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। अब ये कार्रवाई कौन करेगा? क्या कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी, किधर जाना है, वो भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो डिसेंडिंग मेंबर है, यदि वो खाली नहीं करते या कंसेंट नहीं देते, उनके खिलाफ जो है आप मुकदमा, जो अपार्टमेंट ओनरशिप का जो कमिटी है, वो उन लोग उस मुकदमा या याचिका जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कर सकते हैं। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्लानिंग अथॉरिटी है। जो बिल्डिंग प्रपोजल, जो बिल्डिंग प्लान पास करते हैं अंडर द डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, या इन महाराष्ट्र में, मुंबई में, या यूनिफाइड DCPR जो अदर देन मुंबई है, महाराष्ट्र के लिए है, वो जो प्लानिंग अथॉरिटी है, मान लीजिए वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उधर तो VVMC प्लानिंग अथॉरिटी है, मीरा रोड में है, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मान लो रायगढ़ में है, या नवी मुंबई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। जो एरिया का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो प्लान पास करती है, दे आर कंसिडर्ड एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ द डिसेंडिंग मेंबर। देखिए, कोई भी कायदा ऐसा नहीं बन सकता है कि एक तरफ पे, मतलब आर्बिट्रेरली किसी को निकाला जाएगा। तो इसके लिए उधर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बनाना जरूरी था। इसके लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया, जो डिसेंडिंग मेंबर है उनको सुनने के लिए, उनके खिलाफ निर्णय देने के लिए प्लानिंग अथॉरिटी को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया, और उस हिसाब से उधर सुनाई होगा। तो हम याचिका दाखिल करेंगे उनके पास कि हमारा बिल्डिंग में अपार्टमेंट है, मोर देन 51% लोगों ने एग्री किया, मान लो 90% लोगों ने कंसेंट दिया, लेकिन ये 10% लोग जो है, 10 आदमी या 5 आदमी वो नहीं दे रहे, तो उनके खिलाफ आप याचिका करेंगे, उधर सुनाई होगा। सुनने के बाद वो फिर डिस्कशन होगा और फिर ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर में उनको इवेक्शन ऑर्डर दिया जाएगा। एक ऐसे ही प्रावधान माड़ा कायदा में कलम 95A, सेक्शन 95A ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 में ये लिखा गया, यदि मान लीजिए माड़ा का बिल्डिंग है, उसमें 100 मेंबर है, उसमें से 85 लोग एग्री है, 15 लोग एग्री नहीं है, तो सेक्शन 95A के अंतर्गत माड़ा में एक प्राधिकरण, मतलब सक्षम अधिकारी ने नियुक्ति किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया है, जो उधर का इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो सुनते दोनों पार्टी को, सोसाइटी को भी सुनते, डिसेंडिंग को भी सुनते, फिर एक ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर पास करके फिर उनको बोलते हैं कि आप
2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर खाली करो, नहीं है तो पुलिस को लाके वो खाली किया जाएगा। उसी तरह से इधर भी एक प्रावधान करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं अपार्टमेंट एक्ट में, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 में सेक्शन 6A के बाद सेक्शन B या सेक्शन C इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां डिसेंडिंग मेंबर के खिलाफ मुकदमा जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कर सकते हैं, और करके फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगा, उनको सुनेंगे, हियरिंग होगा, एक स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, जिसके माध्यम से यदि वो नहीं खाली करते तो पुलिस को लेके जाके उस ऑर्डर में बताया जाएगा 15 दिन में नहीं खाली करते तो पुलिस को लाके वो फिर खाली करने का प्रावधान है। उसके बाद यदि उनको अच्छा नहीं लगा तो वो हाई कोर्ट में जरूर जा सकते हैं। महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के तहत रजिस्टर राज्य भर में कितनी इमारतें होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम मुंबई में हैं तो इसके लिए हमको लगता है कि सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में आप देखेंगे अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 को बहुत मजबूत दिया है और हर जगह में वही चलता है। सिर्फ मुंबई में कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू था, लोग इकट्ठा आते थे, हाउसिंग सोसाइटी बनाते थे, ज़मीन सोसाइटी के नाम से लेते थे, फिर बिल्डिंग बना के लोगों को फ्लैट देते। ये करने की वजह से हाउसिंग सोसाइटी का एक जो मूवमेंट मुंबई में अच्छा हुआ। उसके बाद जितने भी कलेक्टर का लैंड देते हैं उधर भी एक कंडीशन डालते हैं, आप हाउसिंग सोसाइटी बनाइए, आइए, तो हाउसिंग सोसाइटी हम देते हैं। माड़ा ने जो ULC में जितने भी जगह लिया अंडर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, उधर भी यही बोलते थे कि आपको जो है सोसाइटी बनाइए। तो हाउसिंग सोसाइटी को एक प्राधान्यता जो है वो मुंबई में आया है। फिर वो उसको लेके जाके आप पूना में है, नासिक में, नागपुर में। बट अब ये एरिया छोड़ के मुंबई में मान लीजिए 95% जो है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बट 5% अभी भी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है। हर तालुका में कम से कम 10-15 आपको मिलता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हर स्टेशन में। उसी तरह से पूना में 60% मान लो 50 to 60% जो है हाउसिंग सोसाइटी है, 40% आज भी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है। नवी मुंबई में आपको 3 से 3,500 जो सिडको ने जो ज़मीन करके जो अलॉटमेंट किया है वो सब अपार्टमेंट एक्ट में। उधर अभी क्या करते हैं, ये लेखुना होने की वजह से उन लोग अपार्टमेंट को हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो है रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया करते हैं। तो हर अपार्टमेंट वाले को ये मुमकिन नहीं है। आप नागपुर में जाएंगे, अभी 15 से 20% जो है हाउसिंग सोसाइटी है, 80% अभी भी अपार्टमेंट है। अब औरंगाबाद जाइए, आप संभाजी नगर जिसको हम बोलते हैं, या अहमदनगर में जाइए, अदर देन दिस नासिक में 50% को अपार्टमेंट एक्ट है, 50% हाउसिंग सोसाइटी है। और अदर देन दिस प्राइमरी जो हम जब बात कर रहे हैं, और अक्का महाराष्ट्र में 90% जो है वो अपार्टमेंट एक्ट में ही किया जाता है, क्योंकि उधर उनको क्या है, हर आदमी को हमारा ज़मीन में 7/12 में हमारा नाम चाहिए, ज़मीन मेरा नाम से होना चाहिए, दूसरे के नाम से क्यों होना चाहिए। तो ये जो अनडिवाइडेड शेयर मालकियत जो मिलता है, जो बंगलो टाइप सोसाइटी होती है, उधर ये बहुत अच्छा प्रचलित है। लोनावाला में वगैरह ये अपार्टमेंट एक्ट ही ज़्यादा चलता है। माओवाद में संशोधन से क्या रीडेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा? 2021 में आया यूनिफाइड DCPR जो है, लास्ट ईयर ही आया है, 2021 में आया है, दैट इज़ अक्रॉस महाराष्ट्र। तो उधर अभी आपको FSI, TDR, एक्सिलरी FSI बहुत कुछ सुविधा मिला है। अभी वो मिलने के बाद उधर अभी रीडेवलपमेंट होना है, रीडेवलपमेंट होना है तो साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है। अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है तो सब मालिक है, अब सब मालिक है तो फिर रीडेवलपमेंट कैसा होगा। तो इसके लिए ये जो अभी एडिशनल अमेंडमेंट आया है, ये बहुत अच्छा प्रावधान है। यदि ये नहीं होता था तो लोगों को सिटी सिविल में जाना पड़ता था और उधर लंबा कतार में रहना पड़ता था और टाइम बहुत जाता है। कुल मिलाकर सरकार के इस बोल्ड डिसीजन से महाराष्ट्र भर में रीडेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ने की पूर्ण संभावना है। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।